जय हिंद। देखिए, आज हम लोग फिर से एक साइंस का नया पार्ट लेकर हम हाजिर है और यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे देख लीजिए आपका साइंस का रिकॉल होगा। और यहाँ पे जितना सारा जो लिखित है यहाँ पे आपने देख रहे हैं कि ये तो आपको लिखित है ही मतलब VVI के लिए, और इसके अलावा आप मौखिक भी आपको बोल देंगे तो याद रखिएगा वो मौखिक, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं रहने के कारण मतलब नहीं लिख पाए हैं, तो इसलिए याद रखिएगा मौखिक भी आपके लिए VVI होगा। उसके अलावा जो लिखित है वो भी होगा। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सभी मतलब इंपॉर्टेंट से ही है, और लगभग ये सारे टॉपिक से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, तो आपको नहीं छूटेगा इस टॉपिक से अगर क्वेश्चंस आएंगे तो चलिए हम लोग सीधे आप क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। अगर आप मेरे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक मतलब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए अब बिना समय को गवाए हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कौन सा सबसे अस्थायी तत्व है। तो याद रखिएगा तत्व के रूप में आपको पूछा गया, तो यहाँ पे आपका कौन सा है, तो शीशा है। तो आपका यह आपका शीशा है, और शीशा का याद रखेगा उसका संकेत क्या होता है, यानी कि पीबी होता है, और परमाणु संख्या कितना होता है, तो 82 होता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख लीजिए कि शीशा का अयस्क कौन सा होता है, तो गैलेना होता है। और गैलेना का क्या होता है, तो वही PbS मतलब बोला जाता है। इसके अलावा अन्य अयस्कों की अगर हम लोग बात करेंगे तो देख लीजिए यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेंड होता है। पिच ब्लेंड होता है, उसका फॉर्मूला U3O8 होता है। ये याद रखना है। उसी साथ ही यूरेनियम का अगर जानना होगा कि उसकी परमाणु संख्या कितना होती है, तो यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 होता है, और उसकी परमाणु मतलब भार कितना होता है, तो यूरेनियम 200 एक 35 होता है, और एक आपका 238 वाला होता है। तो ये 38 वाला यानी कि ये आपका सेथी वाला में चल जाता है, समस्थानिक वाला में। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। हालांकि यूरेनियम की याद रखिएगा सबसे बहुमूल्य अभी तत्व के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इससे हम लोग जानते हैं मतलब इसको रिएक्टर वगैरह में प्रयोग करके इसके बहुत ज़्यादा ऊर्जा इससे उत्पादन होता है। तो ये और हो गया। इसके अलावा नाभिकीय रिएक्टर में इसका यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो पृथ्वी की आयु का ज्ञात करने के लिए मतलब वो कड़ी चट्टान का पर्वत पठार के भी यूरेनियम 235 का ही प्रयोग किया जाता है, समस्थानिक का। ये चीज़ याद रखना। और शीशा चूंकि रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं मतलब उसको याद रखें, वो रेडियो एक्टिव तत्व अंतिम रूप से वो अल्फा बीटा गामा जब वो उत्सर्जित करते हैं तो अंतिम रूप से वो आपको शीशा में ही बदल जाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। शीशा हमारे उदर को प्रभावित करता है। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए कुछ अन्य हमने भी अयस्क लिखा हुआ है लोहा का। तो लोहा का याद रखिएगा अयस्क कौन, हेमेटाइट होता है। हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3 होता है, और मैग्नेटाइट का Fe3O4 होता है। इसके अलावा सीडेराइट भी होता है, FeCO3 होता है। सीडेराइट होता है, उसके बाद में सीडेराइट होगा, और मिले राइट भी होता है। तो याद रखिएगा आपका हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, सीडेराइट हो गया, और ये सब क्या आपका लोहा का ही अयस्क है। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन है। हालांकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होते हैं प्रोटियम, यहाँ पे ड्यूटेरियम, यहाँ पे एक होता है ट्राइटियम। तो याद रखिए प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन इसमें नहीं रहता, यानी शून्य रहता है। ड्यूटेरियम अलावा आपको न्यूट्रॉन एक होता है, और जबकि और इसके अलावा ट्राइटियम वाला में आपका 2 होता है न्यूट्रॉन का। हालांकि ये अभी हमने इसलिए बता दिया क्योंकि आगे तरफ क्वेश्चन में से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। प्रकृति में याद रखिए मुक्त अवस्था में हमारा जो शीशा ये कैसा है जो हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखें। बाकी आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन थोड़ा सी मात्रा में शरीर में रहता ही है। इसके अलावा यहाँ पे आयरन भी रहता है, और ये यूरेनियम हमारे शरीर में ये नहीं रहता है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अक्रिय गैसों की खोज किसने किया हुआ था। तो याद रखिएगा रैमजे और रैले एक और व्यक्ति थे, याद रखिएगा रैले। तो दोनों व्यक्ति का आता है। अब ये अक्रिय गैस को किस वर्ग में रखा गया, तो याद रखिएगा इसको 18 वाला वर्ग में रखा गया, या इसको शून्य मतलब वर्ग भी कहा जाता है। तो अक्रिय गैस हो गया, इनर्ट गैस है। इसके अलावा शून्य वर्ग 18 वर्ग के रूप में रखा जाता है। और इसमें कौन कौन से आते हैं, तो याद रखिएगा वो आपको हीलियम हो गया, इसके अलावा नियोन हो गया, उसका आर्गन हो गया, और क्रिप्टन हो गया, जेनन। ये इस तरह से रखा जाता है। और अगर उसका परमाणु संख्या के आधार पर देखिएगा तो इस तरह से लिख दिया जाता है, यानी कि आपको 2 हो गया, उसके बाद में 8 हो गया, उसके बाद में ये 18 हो गया, और 18 2 8 और 18 उसके बाद में फिर उसके बाद में 36 हो गया। तो इस तरह से आप चलिएगा तो आपको मिल जाता है इस तरह से वो अक्रिय गैसों वगैरह में। और इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोजन की खोजकर्ता में आपको हेनरी कैवेंडिश नामक जो व्यक्ति थे। हालांकि ऑक्सीजन की मतलब वह प्रिस्टले सीले और प्रिस्टले नामक दोनों व्यक्ति ने खोज किया हुआ था। और यहाँ पे याद रखें अक्रिय गैसों की 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह याद रखने या न तो धातु होते हैं न तो अधातु होते हैं, यानी कि इनर्ट गैसेस इसको कहा जाता है। इनके 12वीं कक्षा में ये हमेशा 8 ही रहता है, ये कोई तरह से रिएक्शन वगैरह नहीं करते हैं। चलिए इसमें से आर्गन जो आप मतलब देखते हैं, तो ये आर्गन हमारा वायुमंडल में पाया जाता है। 0.93% इसकी आर्गन की प्रतिशत होती है। और हीलियम आप जानते हैं कि हीलियम या गैसों में सबसे हल्का मतलब अक्रिय गैस कौन सा है, तो हीलियम है। सिर्फ हल्का गैस अगर कह देगा तो याद रखिएगा हाइड्रोजन, जब उसमें अक्रिय आपको जोड़ देगा तो याद रखना होगा आपको हीलियम ही है।
3 नंबर क्वेश्चन कहता है खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में कौन सा नष्ट हो जाता है। तो याद रखना है कि आपका विटामिन इसमें से नष्ट हो जाते हैं। क्या विटामिन में सभी नष्ट होते हैं? नहीं, इसमें से याद रखना होगा बी और सी आपको नष्ट हो जाते हैं। वो अभी कैसे? और बी और सी, क्योंकि आपको बी और सी क्या होता है कि जल में घुलनशील हो जाते हैं, जिसके कारण कुछ सब्जी वगैरह आप काट करके उसको धोते हैं तो उस समय भी थोड़ा सा बी और सी निकल जाता है। और उसके अलावा जब उसको रख के बनाते हैं तो उसको बनाते समय क्या होता है कि वह जल के साथ में जब उसमें पानी डालते हैं सीझने के लिए तो उसमें जल के साथ में वह घुल जाता है और उसके पश्चात वह वाष्प बन के भाप बन के वह उड़ जाता है। तो याद रखना है कि बी और सी जो मतलब ये हो जाता है। इसके अलावा शरीर से हमारा जब मूत्र उत्सर्जन करते हैं तो वैसी स्थिति में हमारा भी विटामिन सी वगैरह तेजी से निकल जाता है और बी भी। और इसके अलावा जो पसीना वगैरह जब चलता है उस समय ज़्यादा मात्रा में तो उस समय भी कुछ ना कुछ निकल जाता है। तो याद रखना है कि ये बी और सी ही जल में घुलनशील होते हैं। बाकी सभी जितने मतलब होते हैं ए डी ई के, ये आपका वसा में घुलनशील होते हैं, यानी कहीं ना कहीं हमारा शरीर में संचित हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके अलावा मतलब अगर बात करेंगे विटामिन के तो शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो फंक ने किया हुआ था। और ये बी के खोजकर्ता कौन है? तो मैक्लूहन है। सी का होलकट है, जबकि डी का हॉपकिंस है। ए को आपको रेटिनॉल कहा जाता है, बी को थायमिन कहा जाता है, सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है और डी का कैल्सीफिरोल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आपको ई आपको टोकोफेरोल हो गया, के आपको फिलोकिनोन या नेप्थोकिनोन के नाम से जानते हैं। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंस हो गया, हमने आपको विटामिन रिकॉल कराया। इसके अलावा यहाँ पे आप देख लीजिए प्रोटीन का नामकरण किसने किया हुआ था? तो बर्जेलियस ने किया हुआ था। हमारा शरीर में 20 तरह का प्रोटीन की आवश्यकता होती है, हालांकि 20 में से हमारा 10 याद रखिएगा शरीर खुद संश्लेषण करता है, 10 हम लोग बाहर की तरफ से लेते हैं। उसी तरह से कुछ प्रोटीन्स देख लेते हैं, जैसे कि आपका गेहूं में याद रखिएगा ग्लूटीन होता है, अंडा में अल्बुमिन्स होता है, मांसपेशिया में मायोसिन होता है और इसके अलावा हड्डी में ओसिन होता है और के दूध में आपका केसिन प्रोटीन होता है। तो ये सब कुछ नाखून बाल हो गया, ये सब में आपको कीरेटिन प्रोटीन रहता है। तो ये कुछ आपको प्रोटीन यहाँ से आपको याद रखना होगा। प्रोटीन में याद रखिएगा अंतिम रूप से मतलब प्रोटीन में कौन सा मतलब तत्व पाया जाता है? तो याद रखिएगा आपको कि नाइट्रोजन उसमें पाया जाता है। जबकि प्रोटीन की कमी से आपको याद रखिएगा 2 तरह के रोग हो जाता है, एक क्वाशियोकर रोग हो जाती है और एक आपको मरासमस रोग होता है। यानी कि क्वाशियोकर जिसको ही कुपोषण कहा जाता है, जिसमें बच्चा को देखिएगा शरीर का मतलब पेट वगैरह काफी बाहर निकल जाता है, शरीर सूखा हाथ और पैर ये सब सूखा हुआ रहता है। तो ये आपका क्वाशियोकर हो गया। जबकि ये मरासमस होता है जिसमें मांसपेशियां वगैरह क्या होता है कि आपको ढीला हो जाता है। जबकि प्रोटीन सबसे बहुत ज्यादा जटिल होते हैं, जबकि इंजाइम भी मूल रूप से आपको याद रखिएगा प्रोटीन ही होते हैं। और रक्त वगैरह ये सब क्या है? आपको प्रोटीन हो गया। हाँ, रक्त में भी आपको याद रखिए हिपैरिन या फाइब्रिनोजन जो वो निकलता है वो भी आपको क्या रहता है कि प्रोटीन ही रहता है। तो ये चीज आपको प्रोटीन से आपको रिकॉल करके रखना होगा। और प्रोटीन का पाचन होने में सबसे बहुत समय लगता है, यह सबसे अंतिम रूप से पचता है। सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट पच जाता है, 2 नंबर पे आपका वसा का पाचन होता है और 3 नंबर पे आपका क्या होता है कि प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन को पाचन करने में मतलब यहाँ 3 तरह का आपका ऐसी करता है, एक आपको पेप्सिन करता है, इसके अलावा इरेप्सिन करता है और एक आपको ट्रिप्सिन इंजाइम हो गया। तो इस तरह से आपको 3 मतलब इंजाइम्स निकलते हैं, तब जाकर अंतिम रूप से आपको प्रोटीन का क्या करते हैं कि पाचन करते हैं। चलिए अब हालांकि शरीर का टूटी फूटी मरम्मतों के लिए आपका प्रोटीन ही उत्तरदायी होता है। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए आपका वसा हमने लिखा हुआ है। अगर वसा आपको 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि अगर द्रव के रूप में रहता है तो वैसा स्थिति को उस वसा को क्या कहते हैं हम लोग? तो तेल कहते हैं। अगर वह ठोस रूप में रहता है तो आपको वसा हो गया यानी कि फैट हो गया। और देखते हैं कि आपको वह पेटों पे आ जाता है, जिसके कारण वह चमड़ी हालांकि आपको क्या करता है उष्मा को मतलब शरीर से बाहर निकलने से रोकता है, साथ ही साथ आपको चोट वगैरह लगता है तो उससे क्या होता है उसकी रक्षा करता है, बचाता है। और इससे अगर देख लिया जाए 1 ग्राम वसा से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है? तो 9.3 किलो कैलोरी हमें क्या होती है कि मतलब ऊर्जा मिलता है। ये बहुत काफी ज्यादा इससे हो गया आपने। और यहाँ पे हमने एक चीज लिखा है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है? तो सी मतलब ये C6 होता है, H12O6 होता है, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं C6H12O6 होता है, यानी कि इसको ग्लूकोज का भी सूत्र यही होता है, फ्रक्टोज का भी यही होता है और कार्बोहाइड्रेट का भी आप देख लीजिए तो आपका यही होता है। तो ये चीज आपको याद रखना होगा। जबकि कार्बोहाइड्रेट का ये पाचन वगैरह सब कहाँ से शुरू हो जाता है? आपको मुख से ही शुरू हो जाता है। उसके बाद में आपका पेट में आता है, जिसमें से अमाशय स्टोमेच कहते हैं, उसमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है और उसको अम्लीय बना देता है। उसके बाद में पित्त से इंजाइम निकलता है। उसके अलावा फिर आपको अग्नाशय से मिलता है। तो ये सब क्रियाओं बायोलॉजी से रिलेटेड है। इससे आगे हम इसका क्वेश्चन में आपको रिकॉल कराएंगे। चलिए तब तक ले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीले फास्फोरस को रखा जाता है, याद रखिएगा किस में रखा जाता है? तो जल में रखा जाता है पीला फास्फोरस को। इसके अलावा सफेद फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो याद रखिएगा किरोसिन में रखा जाता है, तेल में, इसलिए क्योंकि सफेद फास्फोरस को वायुमंडल में रखेंगे तो क्या करता है हवा से के साथ रिएक्शन करके यह जलने लगता है। इसके अलावा लाल फास्फोरस का प्रयोग कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो माचिस वगैरह में प्रयोग किया जाता है। हालांकि फास्फोरस भी हमारा शरीर में रहता है, लेकिन वह किस रूप में रहता है? तो आपको याद रखेगा वह फास्फेट के रूप में रहता है। और यानी कैल्शियम और फास्फोरस, ये कैल्शियम फास्फेट के रूप में रहता है हड्डियों वगैरह में और दांतों में। तो ये देख लीजिए आपका फॉर्मूला ये होता है Ca3PO4 यही होता है आपका कैल्शियम मतलब फास्फेट का सूत्र होता है, जो हम लोग का ट्राई कैल्शियम फास्फेट भी नाम से पुकारा जाता है। और इसके अलावा ये देख लीजिए यहाँ पे पेट्रोल
पेट्रोल हमने लिखा था, मतलब पेट्रोल की गुणवत्ता वो ऑक्टेन नंबर से ज्ञात किया जाता है। वही आपका डीजल का पूछ देता है, डीजल का किसके ज्ञात किया जाता है, तो आपको C10 विधि से इसका प्रयोग किया, मतलब C10 से उसकी गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा पेट्रोल जो होता है तो याद रखिएगा वो अवसादी चट्टानों में आपको पाया जाता है, कोयला वगैरह भी वहीं पे पाया जाता है। और याद रखें पेट्रोल को प्रवाहजी आसवन विधि द्वारा क्या किया जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है। और हवा क्या है, याद रखिएगा एक तरफ क्या है, यह मिश्रण है। मिश्रण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें से याद रखिएगा 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। इस नाइट्रोजन, इसके अलावा ऑक्सीजन देखिएगा तो 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है और आर्गन 0.93% होता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। और मिश्रण याद रखिए किसी भी रासायनिक विधि से नहीं, यह भौतिक मतलब मुक्त अवस्था में है, इससे रहता है, यानी कि एक दूसरे से आसानी से हटा दिया जाता है। इसके मिश्रण कर मतलब मिलाने के लिए एक और निश्चित अनुपात की आवश्यकता होती है। याद रखिए निश्चित अनुपात में तो आपको यौगिक का निर्माण हो जाता है। तो चलिए ये हम लोग यहाँ से जो क्वेश्चन था हमने फास्फोरस से रिलेटेड हमने रिकॉल कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी गैस मतलब चांदी की सतह को क्या काला कर देती है, याद रखिए काला कौन सा कर देती है, ओजोन कर देती है। ओजोन का सूत्र याद रखिएगा O3 होता है और ओजोन याद रखिएगा वो ऑक्सीजन का ही एक तरह का अपरूप है। इसके अलावा ओजोन का संरचना सूत्र में देखिएगा तो इस तरह से लिख दिया जाता है। और ओजोन में याद रखिएगा दो सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है और एक आपको पाई बॉन्ड पाया जाता है। ये पाई का संकेत हो गया और ये वाला आपको क्या होगा, सिग्मा का संकेत हो गया। और ओजोन के याद रखिएगा माप किससे करते हैं, तो डॉप्सन इकाई से करते हैं। हालांकि ओजोन की परत समताप मंडल में आपको पाई जाती है, जबकि ओजोन गैस का जो महक होती है याद रखिए कैसा होता है, तो सड़ी हुई मछली के समान होती है। सड़ी हुई मछली के समान आपको इसका गंध वगैरह देखने को मिलेगा। इसके अलावा ओजोन से संबंधित में आप याद रखिएगा प्रोटोकॉल बना हुआ था, कौन सा, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना हुआ है। कौन सा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना हुआ था। कब, 1987 में। कब बना हुआ था, तो 1987 में यह बना हुआ था, 89 में लागू हो गया था। हालांकि यह ओजोन का याद रखिएगा, इसे यह मॉन्ट्रियल कहाँ शहर पड़ता है, तो याद रखिए आपको कनाडा में रहता है, मतलब है। ये सारे क्वेश्चंस भी आपको रिकॉल करके रखना होगा। और ये देख लीजिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस इसको कहा जाता है, यानी कि CO2 गैस होगी। ग्रीन हाउस गैस के लिए ही उत्तरदायी होता है और पृथ्वी को ऊष्मा वगैरह के रूप में, मतलब यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में यही आपको रखता है। इसके अलावा यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन वगैरह आया होता है, हाइड्रोजन के खोजकर्ता में याद रखिएगा हेनरी कैवेंडिश है। उसके अलावा ऑक्सीजन में सीले और प्रिस्टले का नाम आता है। तो इससे सारे क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड था, हमने आपको रिकॉल करा दिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन होती है, तो याद रखिए यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत याद रखिए कितना परसेंट होती है, तो 46% होती है। इसके अलावा प्रोटीन में भी याद रखिएगा नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, 46%, क्योंकि हमने ऊपर में ही आपको बता दिया कि प्रोटीन में मुख्य रूप से कौन सा तत्व रहता है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन ही होता है। दलहनी मतलब पेड़ पौधा वगैरह में वही नाइट्रोजन हमें प्राप्त हो जाता है दाल वगैरह से, क्योंकि दाल से प्रोटीन मिलता है। उसी प्रोटीन में आपको कौन सा रहता है, तो याद रखना नाइट्रोजन रहता है। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो वीर्य वगैरह को उसमें रखने का, यानी कि मेल का व स्पर्म वगैरह को उसी में रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यूरिया का अगर फार्मूला देखिएगा तो NH2CO NH2 होता है, यानी कि इसका फार्मूला में आपको NH2 और CO और NH2 यही आपका फार्मूला होता है। और इसको दूसरे तरीका से भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो एक कितना हो गया, 2 हो गया, तो नाइट्रोजन 2 यानी कि N2 इसको इस तरह से लिखा जाता है। N2 भी लिखा जाता है, साथ साथ H4 और CO इस तरह से भी आपको कहीं कहीं पे मिल जाएगा। इसके अलावा यूरिया का ऐसा पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में इसे ओवलर नामक व्यक्ति ने इसे बनाया हुआ था, तो ये चीज आपको याद रखना होगा। उसी तरह से जब हम लोग मूत्र जब विसर्जन करते हैं तो याद रखिएगा उस समय कौन सा रूप में रहता है, तो यह यूरिया के रूप में ही निकलता है। उसके बाद में वह अमोनिया में बदल जाता है, अमोनिया NH3 में बदल जाता है, जो काफी ज्यादा दुर्गंध वगैरह देता है। अब ये अमोनिया हमारा आता कैसे है, तो याद रखिएगा हमारा सूर्य मतलब खून में से, ब्लड वगैरह में से ही छान के अवांछित पदार्थ ये होता है अमोनिया यानी कि प्रोटीन के ही टूटने फूटने से क्या होता है कि अमोनिया का निर्माण होता है। और यही हमारा मूत्र के विसर्जन के द्वारा ये क्या होता है कि हालांकि शुरू में आता है यूरिया, उसके बाद में ये अमोनिया के रूप में बदल जाता है, जो काफी गंध वगैरह देता है। ये चीज आपको याद रखना होगा। हालांकि अमोनिया का हम लोग हेबर विधि से बनाते हैं और हेबर विधि के उत्पादन में उसमें याद रखिएगा उत्प्रेरक के रूप में लोहा का चून का प्रयोग किया जाता है। तो ये साथ में सारे क्वेश्चन से आपको ये सब रिकॉल आपको रहना ही चाहिए, तभी आप क्वेश्चन से वहाँ पे सॉल्व कर पाइएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मूंगफली और तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त कौन सा उत्प्रेरक रहता है, तो याद रखना निकेल का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से हमने आपको बताया कि अमोनिया के उत्पादन में आपके लोहा का चून का प्रयोग किया जाता है। और एक और होता है कि एल्कोहल से ईथर बनाने में आपका गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब कुछ हो गया। उसी तरह से सीसा का एथिसल्फ्यूरिक अम्ल बनाने का एक सीसा कक्ष विधि होता है। उसके अलावा क्लोरीन गैस बनाने का एक डिकेन विधि होता है। ये सभी रिकॉल रखना होगा। इसके अलावा निकेल का चूंकि याद रखिएगा इसका क्या होता है कि अयस्क कौन सा होता है, तो आपको मिलेडाइट होता है। उसकी तरह से ये लोहा हो गया, तो हमने लोहा का आपको बताया है क्या हेमेटाइट है। उसके अलावा मैग्नेटाइट हो गया, सीधे
सिल्वेराइट हो गया और लिमोनाइट हो गया, ये सब आपका लोहा का ही अयस्क होता है। इसके अलावा आपको तांबा का याद रखिएगा, शरीर में हमारा अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है, जबकि लोहा की अधिकता से हमको लोहमयता रोग हो जाता है, जबकि कमी से आपको एनीमिया हो जाता है। और यहाँ पे हमने लोहा का भी याद रखिएगा, फिर से वापस लिख, हाँ यहाँ पे कॉपर है, तो चूंकि यहाँ पे कॉपर से याद रखिए, कॉपर्स का भी मतलब अयस्क होता है, यानी कि कॉपर यानी कि क्यूप्राइट कहते हैं, क्यूप्राइट यानी Cu2O होता है, जबकि कॉपर ग्लांस कहा जाता है यानी कि Cu2S, यानी कि ये लिख देते हैं आपको Cu2S, ये कॉपर आपको ग्लांस हो गया। और उसके अलावा अगर एस के जगह हटा देंगे, सल्फर हटा के ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो ये आपका क्यूप्राइट हो गया। और उसी तरह से इसमें कॉपर पाइराइट्स भी होता है आपको, यानी कि CuFeS2 ये कॉपर पाइराइट्स भी होता है, जबकि यहाँ पे सिर्फ FeS2 लिख देंगे तो ये आयरन पाइराइट्स हो जाता है, जिसे झूठा सोना कहते हैं, बेवकूफ़ों का सोना का भी नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको यहाँ से हमने आपको रिकॉल कराया। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हालांकि यहाँ मूंगफली है, तो याद रखिएगा मूंगफली के उत्पादन में मतलब आपको गुजरात 1 नंबर पे आपका स्थान कहता है, और विश्व में याद रखिएगा तो चाइना का प्रथम स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है, यानी कि जब पटाखा वगैरह हम लोग फोड़ते हैं तो इसमें लाल रंग याद रखिएगा वो स्ट्रोंशियम के कारण होता है, और जबकि बेरियम के कारण आपका कैसा हरा रंग का होता है, जबकि पीला रंग सोडियम के कारण होता है। और याद रखिएगा ये हमारा सोडियम हो गया, पोटेशियम, इसे हम लोग आसानी से चाकू से हम लोग काट सकते हैं, क्योंकि यह मुलायम होता है। धातु के ऑक्साइड क्या बनाते हैं, क्षारीय बनाते हैं। इसके अलावा सिर्फ एल्युमिनियम याद रखिएगा वह उभयधर्मी निर्माण करता है। इसके अलावा आप बेरियम का देखिएगा तो बेरियम का भी आपका अयस्क आपका बेराइट होता है, उसी तरह से पोटेशियम का आपका नाइट्रेट होता है, यानी कि KNO3 आपका ये उसके अलावा नाइट्रेट होता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर देखेंगे सोडियम का, तो सोडियम का भी काफ़ी अयस्क होता है, जैसे कि चिली नमक हो गया NaCl, ये हो गया NaCl। उसके अलावा चिली साल्ट पीटर होता है, चिली साल्ट पीटर का फॉर्मूला होता है NaNO3 होता है, NaNO3 आपका चिली साल्ट पीटर का हो गया। उसके अलावा बोरेक्स होता है, बोरेक्स यानी कि बोरेक्स भी होता है। इसके अलावा एस्ट्रोना भी, ये सब आपको क्या होता है, सोडियम का ही अयस्क होता है। और सोडियम आसानी से जल में से साथ क्रिया करके वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है और काफ़ी ब्लास्ट करता है, ये चीज़ भी आपको याद रखना होगा। चलिए हालांकि इसमें ये आपको सोडियम हो गया, आपको ये पोटेशियम हो गया। इसके बाद हम कक्षा में याद रखिएगा एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें से सबसे ज़्यादा क्रियाशील आपको या इसमें से पोटेशियम ही मिलेगा, सोडियम वाला, यानी कि पहले वर्ग वाला को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अम्ल व क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसको क्या कहते हैं, हम लोग लवण के रूप में जानते हैं। और याद रखना है यहाँ से लवण, तो देख लीजिए यहाँ पे अम्ल, चूंकि अम्ल हो गया तो HCl ये आपका अम्ल हो गया। इसके अलावा क्षार NaOH आपका कास्टिक सोडा, यानी कि आपका क्षार हो गया, उसी से साथ मिलकर ये लवण बनाया, यानी कि NaCl आपके क्या हो गया कि लवण हो गया। इसके अलावा जल के यहाँ पे निर्माण हो गया, तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। जबकि अम्ल याद रखिएगा वो कैसा, अनिल, शॉर्टकट में याद रख सकते हैं अनिल, यानी कि अम्ल क्या करता है कि नीला लिटमस पत्र को वह लाल में बदल देता है, जबकि क्षार आपको लाल लिटमस पत्र को वापस नीला में बदल देता है। जबकि लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है, तो याद रखिएगा वह बैगनी रंग का होता है, वह मूल रूप से कैसा रहता है, तो बैगनी रंग का रहता है। इसके अलावा अम्ल रखिए याद, स्वाद में क्या होता है, खट्टे होते हैं, जबकि क्षार आपके स्वाद में कड़वे होते हैं। जबकि अम्ल क्या कहते हैं, अम्ल में वो मतलब क्या कौन सा धातु पाया जाता है, एचाइन पाया जाता है। उसी तरह से जो होते हैं क्षार जो होते हैं, तो याद रखिए क्षार में OH माइनस ये होता है ये। इसके अलावा याद रखिएगा अम्ल क्या होता है कि जल में घुल करके एचाइन देता है, जबकि क्षार जल में घुल करके याद रखिएगा OH आयन आपको मतलब यह देता है। और ये इससे अम्ल और क्षार से संबंधित ही था क्वेश्चन। हालांकि अम्ल में याद रखिएगा उसका pH मान 7 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय होता है, और जिसका pH मान 7 से अधिक होता है तो क्या हो जाता है, क्षारीय होता है। जबकि 7 से कम होने पर अम्लीयता का मान बढ़ते जाता है, जबकि 7 से अधिक होने पर क्षारत्व का मान क्या होता है कि यहाँ से बढ़ते जाता है। हालांकि यह क्या है आपका pH मतलब यह स्केल है, और pH स्केल के खोज करता है मतलब लॉरेंसन है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्वेश्चन भी, ये सारे क्वेश्चन आपको रिकॉल रखना ही होगा। इसके अलावा यहाँ पे हमने एल्कोहल लिखा हुआ है, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में से ही हम लोग शराब कहते हैं। एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH होता है, यानी कि ये आपका C2H5OH होता है, ये आपको याद रखना होगा, जिसे एथिल एल्कोहल के हम लोग नाम से जानते हैं। हालांकि एक मेथिल एल्कोहल भी होता है, यानी कि HC, तो ये आपका मेथिल एल्कोहल होता है CH3OH मतलब। और यही हम लोग पी लेते हैं तो क्या होता है, अंधा वगैरहपन इसमें व्यक्ति का आ जाता है। और यही क्या है आपको एक तरह के जहर का समान है, जो एथिल एल्कोहल वापस मेथिल एल्कोहल में आपका बदल जाता है, जिसके कारण वह व्यक्ति का मतलब दारू वगैरह पीने से क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से भी आपको रिकॉल रखना होगा। चलिए उदासीनीकरण की क्रिया में क्या होता है, तो याद रखिएगा उसमें उदासीनीकरण की अभिक्रिया में लवण और जल का क्या होता है कि निर्माण होता है, जो हमने अभी आपको लिखा था कि अम्ल और भस्म के अम्ल और
आहार के मिलने से आपको लवण और जल बनता है, उसी की क्रिया को उदासीनीकरण के नाम से जाना जाता है। और याद रखना होगा कि यहाँ पे हालांकि हमने आपको अम्ल में HCl निकाला था, याद रखिएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको म्यूरेटिक अम्ल भी कहा जाता है और यही पेट से भी निकलता है, खाना वगैरह को पचाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए एल्कोहल को याद रखिएगा OH के संकेत होता है, मतलब इसको, और इसके अलावा OL जोड़ देने से वह बन जाता है। इसके अलावा एल्कोहल से ईथर हम लोग बनाते हैं तो गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। और याद रखेगा अम्लों में हमने आपको बताया कि वह मुख्य रूप से वो जल में घुलने के साथ वह HN प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे शुद्ध जल कौन सा है। तो याद रखिएगा शुद्ध जल मतलब इसमें से वर्षा का जल को शुद्ध जल कहा जाता है और ये वर्षा के जल को याद रखिएगा वह पालर पानी के नाम से भी जानते हैं और ये आपको याद रखिएगा वह राजस्थान वगैरह में रहता है। अगर यही वर्षा जल अम्लीय वर्षा का भी रूप ले लेता है, कब? क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वह जल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है, यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक बना देता है। उसके अलावा नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, वो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं ये भी जल के साथ प्रतिक्रिया करके यह क्या बनाते हैं, नाइट्रिक अम्ल बना देते हैं, यानी कि HNO3, यानी कि नाइट्रिक अम्ल बना देती है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल यही आपको अम्लीय वर्षा कराता है। और अम्लीय वर्षा के लिए pH मान याद रखिएगा 5.6 से कम हो जाता है पानी का, तो वैसी स्थिति में वो अम्लीय वर्षा वगैरह करा देता है। तो यही चीज़ आपको याद रखना। जबकि शुद्ध जल का याद रखिएगा सबसे शुद्ध जो जल होता है उसका pH मान कितना होता है, तो 7 होता है, यानी कि उदासीन होता है, इसमें आपको कोई स्वाद वगैरह का अनुभव एहसास नहीं होता है। उसके अलावा यहाँ पे समुद्र है, तो समुद्र में आप जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, तो ये आपका क्या हो गया कि नमक हो गया। इसमें आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए इसमें पोटेशियम आयोडाइड हम लोग डाल देते हैं। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे था। हालांकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला था, इसका हम एक सेकंड पार्ट भी आपको लेकर आएंगे। तो चलिए आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन से रिकॉल हुआ था और रिकॉल से आपको यही सारे अगर रिकॉल रखना ही होगा अगर आपको मतलब कंपटीशन फेस करना है तो। और ये मेरा बहुमूल्य समय था आपके लिए वीडियो बनाना था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर मेरा आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।